नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। शीश महल के चक्कर में केजरीवाल ऐसा फंसा कि अब उसके बचने के सारे रास्ते बंद होते नजर आ रहे हैं और इसलिए दिल्ली सरकार और उसकी मंत्री आतिशी मार्लेना ने एलजी को धमकी दी है कि अपने आदेश की जांच को वापस लो, वरना मैं सुप्रीम कोर्ट चली जाऊंगी। और जो चिट्ठी एलजी को जारी किया गया है उसकी डिटेल भी आप सुनेंगे और उसकी त्रुटियां किस तरीके से गलत इंटरप्रिटेशन लगाकर आतिशी मार्लेना दबाव की राजनीति करना चाह रही है उसका भी खुलासा करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी क्या आग लग गई कि जांच के आदेश के साथ ही यह पूरा का पूरा केजरीवाल का कुनबा उसमें खलबली क्यों मच गई है? क्योंकि अब कुछ ऐसे सबूत सामने आ रहे हैं, उससे यह साफ साफ लग रहा है कि केजरीवाल ने अपने शीश महल को बनाने में तमाम कानून को ताक पे रख दिया। और वो इसलिए क्योंकि जो चालाकियां इसने की वो पूरी की पूरी अब पकड़ी गई है। कागज और दस्तावेज चीख चीख के बता रहे हैं कि केजरीवाल ने दिल्ली सरकार में अपने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और चीफ इंजीनियर के साथ मिलकर ऐसी साजिश रची कि जो काम नहीं करना था इन लोगों ने कर डाला। सवाल यह है कि ये जो 45 करोड़ रुपए जो खर्च हुए वो किस तरीके से खर्च हुए, कहां खर्च हुए और क्या क्या जांच होने वाले हैं। लेकिन पहले जो धमकी दी गई है एलजी को वो जरा देखिए। ये लेटर है जिसे रिलीज किया गया है, उसको इसका लब्बो लुभाव समझ लीजिए कि इस लेटर में क्या लिखा गया है। आतिशी मार्लेना ने लिखा है कि एलजी के पास इस प्रकार की कार्रवाई के लिए निर्देशित करने की कोई शक्ति नहीं है। ऐसे में वह कानून को तोड़कर किसी अधिकारी को सीधे आदेश नहीं दे सकते। मतलब कि एलजी कुछ नहीं कर सकते। आपको जो मन है वो आप करें। आपको मन है कि आप दिल्ली के जनता के पैसे का इस्तेमाल वो स्विमिंग पूल बनाने में, घर बनाने में, 9 लाख का पर्दा खरीदने में और 4 लाख का कमोड खरीदने में आप खर्च कर दें और आपसे कोई सवाल नहीं पूछे। पत्र में आगे लिखा गया, उपराज्यपाल का पत्र असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक है। बतौर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर मैं खुद लोक निर्माण विभाग से संबंधित सभी सरकारी कामों के लिए जिम्मेदार हूं। एलजी द्वारा रिकॉर्ड को जब्त करने और कार्रवाई करने का निर्देश देने वाली ये चिट्ठी न सिर्फ उनके कार्यालय के अधिकार क्षेत्र से पूरी तरह बाहर है, बल्कि दिल्ली सरकार से संबंधित मंत्री और मंत्री परिषद की शक्तियों को भी दरकिनार करता है, जो लोकतांत्रिक रूप से काम काज के लिए जिम्मेदार है। भाई ये सरकार चलती है इन द नेम ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। मुख्यमंत्री भले ही आप हैं, सरकार आपकी चलती है, लेकिन एलजी इज द कस्टोडियन। आप चोरी करें और उसके बाद कोई सवाल पूछा जाए तो आप कहें कि भाई हमें जनता से वोट मिला है इसलिए हम लूट मचा सकते हैं। कल तो लालू यादव भी यही दलील दे सकते थे कोर्ट में जाकर कि भाई ये तो पॉलिसी डिसीजन है, चारा खा गया मैं, कोई बात नहीं, ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है चोरी करने का। ये कौन सी दलील आम आदमी पार्टी की तरफ से दी जा रही है कि इनको चोरी करने का अधिकार है? आप इस तरह के लोकतांत्रिक प्रक्रिया और इन सब चीजों के पीछे आप अपने कुकर्मों को छिपा नहीं सकते। चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है आगे? एलजी द्वारा लिखा गया यह पत्र किस तरह राजनीति से प्रेरित है यह कहने की जरूरत नहीं है। पत्र में लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार हैं। आपने 27 अप्रैल 2023 को लिखे इस पत्र में कुछ रिकॉर्ड को जब्त करने और उसे प्रोटेक्टिव कस्टडी में लेने और उस पर एक रिपोर्ट अपने कार्यालय को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, जो संविधान द्वारा एलजी कार्यालय को दिए गए अधिकार क्षेत्र से बाहर है। पत्र के जरिए एलजी से यह अनुरोध किया गया है कि वह अपने पत्र को वापस लें और दिल्ली के लोगों के लिए संविधान द्वारा तय शासन व्यवस्था को बहाल करें। और यह उम्मीद है कि एलजी के कामों को देखते हुए चुनी हुई सरकार को एक बार फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा।
सारी चीजें अपने मन से हम चलाएंगे, कानून संविधान सब ताक पे हम रख देंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो शक्तियां आपके पास है, जैसे लैंड है, जैसे बाकी चीजें हैं, उसमें एलजी कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकते। वैलिड पॉइंट है, लेकिन मामला यह भ्रष्टाचार का है। भ्रष्टाचार का जांच कौन करेगा? अगर आपने घपला किया, दिल्ली सरकार के द्वारा कोई घपला होता है, तो यह जांच कौन करेगा? पुलिस करेगी, सीबीआई करेगी, ईडी करेगी? यह तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में है क्या? दिल्ली सरकार के पास इस केजरीवाल के ज्ञानी मंत्रियों को कोई यह बताए कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन होना है, यह इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार पुलिस आपके हाथ में नहीं है, तो जांच तो कोई और आदेश करेगा ना। आप क्या चाहते हो कि आप चोरी करते रहो और आपके पास आप कभी भी अपने ही घोटाले को जांच तो आप करवाओगे नहीं? तो कोई थर्ड पर्सन होना चाहिए जो आपसे ऊपर है, जो इसको आदेश दे सकता है। आपके पास कोई भी जांच एजेंसी नहीं है, और इसलिए जो एलजी ने जो कार्रवाई की है वो न सिर्फ न्याय संगत है, यह तर्क संगत भी है और यह कानूनी वैलिड भी है। दिल्ली सरकार के पास ऐसी कोई एजेंसी नहीं है जो भ्रष्टाचार को जांच कर सके। लेकिन आप बिलबिला उठे हैं, क्यों? क्योंकि आपकी चालाकी पकड़ी गई है। आप ये कह रहे हो कि हमने 45 करोड़ रुपए जो खर्च किए उसमें कोई गैरकानूनी काम नहीं है, गैरकानूनी काम है, ये चोरी पकड़ी गई है। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट 45 करोड़ रुपए का था, और आपने क्या रूट लिया? आपने डिमांड को स्प्लिट कर दिया। ये गैरकानूनी नहीं कर सकते। प्रोजेक्ट अगर एक है कि रेनोवेशन का काम चीफ मिनिस्टर के घर का होना है और उसका बजट अगर 45 करोड़ रुपए है, आपने क्या किया? आपने कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटीज को डॉज करने के लिए आपने डिमांड को स्प्लिट कर दिया। वो डिमांड को स्प्लिट कैसे किया कि 45 करोड़ एक बार नहीं, अलग अलग बार आपने कर दिया, ताकि जो कॉम्पिटेंट हायर फाइनेंशियल अथॉरिटीज हैं, जिसके पास ये अधिकार है, उसकी स्क्रूटनी से आप बच जाएं। ये चोरी आपकी पकड़ी गई है, आप इसमें बच नहीं सकते। और इसलिए ये जो कागजात मांगे गए हैं, तो ये कागजात तो लिया जाएगा, ये पूछा जाएगा भाई किसने ये जो डिमांड को जो स्प्लिट आपने कर दिया 5 टुकड़ों में, और खेप बाय खेप 45 करोड़ रुपए आपने निकाले, ये किसके कहने पे आपने किया? वो अधिकारी कौन है? मुख्यमंत्री ने किया, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने किया, या चीफ इंजीनियर ने किया? क्योंकि अगर 45 करोड़ रुपए का बजट आपने दिया होता तो ये ऊपर से लेकर नीचे तक इसको पब्लिक जो है टेंडर निकाला जाता। दूसरी चीज जहां ये फंसने वाला है, जिसका खुलासा भी हो गया, वो ये है कि जो टेंडरिंग प्रोसेस है वो 3 तरह की होती है। एक लिमिटेड टेंडरिंग, दूसरा ओपन टेंडरिंग, और तीसरा ग्लोबल टेंडरिंग, जहां विदेश से भी आप टेंडर लोगों को आप कॉम्पीट करवाते हैं। ओपन टेंडरिंग में क्या होता है कि सारे लोग, जितने लोग रजिस्टर्ड कंपनी हैं, जो कंपनी जहां काम करती है, वो उसमें हिस्सा लेती है। जो सबसे कम बोली लगाता है उसको वो काम मिल जाता है। 10 करोड़ रुपए से ज्यादा अगर बजट होता, 45 करोड़ रुपए अगर आपने एक बार किए होते, तो आपको ओपन टेंडरिंग जाना होता। लेकिन आपने 10 करोड़ से हमेशा छोटा छोटा रखा, ताकि आप लिमिटेड टेंडरिंग में आप गए। अब दूसरा जो बड़ा सवाल है, जिसमें केजरीवाल पूरी तरीके से फंस गया है, वो ये कि लिमिटेड टेंडरिंग करने के बावजूद जो कंपनियां हैं जो उसमें काम करेंगी, वो दिल्ली सरकार के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं है, या फिर अपने मन से अपने सगे संबंधी को आपने काम दे दिया। आपको लगा कि एक तो स्प्लिट कर दो, दूसरा 10 करोड़ के नीचे रखो, ओपन टेंडरिंग से बचो,
हायर क्लियरेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी और अपने चट्टे बट्टों को काम दे दो। वो जो इंटरव्यू आ रहा है कि केजरीवाल की पत्नी जो मंदिर खरीदने के लिए गई थी, क्या वो दुकानदार दिल्ली सरकार का एक वेंडर है, रजिस्टर्ड वेंडर है या नहीं? आप कहीं से भी कुछ नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई कोई रिक्शे वाले को आप दे दें कि भाई महल बना दो, तो इसमें भी आप फंस रहे हो। दूसरा, आपने सामान लिया तो सरकारी है ना, तो किसने रिसीव किया? वॉचर किसके नाम से कटा है? कौन उसके लिए जिम्मेदार है? पोजीशन किसके पास है? कब यह आदेश हुआ? कब यह डिलीवर हुआ? ये सारी कागजात तो निकालने पड़ेंगे। और अगर ये केजरीवाल ने स्वयं किया किसी चीज में, किसी जगह पे अगर केजरीवाल या उसकी पत्नी का सिग्नेचर इसमें मिल गया, तब तो गए, तब तो नहीं बच सकते। तो ये सवाल बहुत बड़ा है कि ये जो 8 लाख रुपए का पर्दा तुमने खरीदा, ठीक है ले लिया, किसने उसे रिसीव किया? किसके पास वो है? उसका पोजीशन किसके पास है? ये सारी चीजें जब खुलेंगी, और इसीलिए ये जो एलजी ने कहा कि तमाम दस्तावेज को अपने पास रख लो, ये फंस गए, क्योंकि इनकी पोल पट्टी सारे लोगों का जो है वो खुलने वाला है। कहां कहां इसने दस्तखत किए या उसकी पत्नी ने दस्तखत किए या ये नहीं किया, तो फिर वो अधिकारी सारे लोग जाएंगे, नपेंगे, जेल जाएंगे, अपने आप ये उगलना शुरू कर देंगे कि हमारी गलती की वजह से नहीं, बल्कि यह आदेश मुख्यमंत्री ने दिया था। तो केजरीवाल जाएंगे जेल। मनमानी नहीं चलता सरकारी कामकाज में। आपको 8 लाख रुपए का पर्दा लगाना था, आप अपने कमाई के पैसे से लगा लिए होते, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। आपको स्विमिंग पूल में नहाना है, आप अपना स्विमिंग पूल बनाएं अपनी कमाई के पैसे से, जनता के पैसे से। यह अय्याशी अलाउड नहीं है। कई सारे कानून की धज्जियां उड़ी है। क्या पर्दा 8 लाख रुपए का लगाना ये पीडब्ल्यूडी के कानून और उसमें जो सिस्टम है, क्या उसके साथ मैच करता है? या फिर आपने अपनी मनमानी की और अधिकारियों के ऊपर दबाव डाल के ये पैसे खर्च कराए हैं? कहां से सप्लाई हुआ, किसने दिया, कब दिया, कौन रिसीव किया, किसके पोजीशन में है, ये तमाम चीजें 15 दिन के बाद जब चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट एलजी के पास आएगी, तो ये केजरीवाल मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। फिर ये नहीं कह पाएगा कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, क्योंकि इसकी बेईमानी की परतें अब दुनिया के सामने आ गई हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।